तो हेलो। देख ली बेटा, आपको जो वीडियो सेंड करी गई थी देख ली मोल्स वाली? यस और नो? बोलो जल्दी बोलो। बाकी डाउट्स बोलो। हम बी सेक्शन में थे। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दिए थे, उसमें डाउट्स एंड डाउट्स बोलना स्टार्ट करिए, वरना जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं दैट विल मूव अहेड विद। डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, कर लिए, वो कंप्लीटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस बेटा होमवर्क दिए थे। बोलो डाउट है तो। कुछ क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए थे, अगर कोई डाउट है उसमें पूछो जल्दी, वरना जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे आता है। बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं? खुशी? कोई डाउट नहीं? अर्पित? कोई डाउट नहीं? खुशी, अर्पित? कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो। नो सर। खुशी, व्हाट अबाउट यू? एनी डाउट्स? हेलो 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 हेलो। नहीं है तो फिर हेडिंग डाल दीजिए इसके बाद, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। कि वेपर डेंसिटी क्या होती है और वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ कैसे होता है, वो सीखेंगे। लिखिए जरा पहले वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन। It is defined as the ratio of mass of it is defined as the mass of ratio of mass of a particular volume of substance, ratio of mass of a particular volume of one gas, ऐसे लिखो, it is defined as the ratio of mass of particular volume of one gas with respect to the same volume with respect to the same volume of hydrogen gas with respect to the same volume of hydrogen gas। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे और भी पॉसिबल डेफिनेशंस हैं, बट इस डेफिनेशन से हमारा काम चल जाता है कि अगर आपको किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी तो आप क्या करोगे, मास ऑफ फॉर एग्जांपल वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के मास के साथ आप उसका रेशियो निकाल दो। एक तो ये तरीका है, दिमाग खोलकर बात को सुनना। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास और उसका रेशियो किसके साथ ले लोगे, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल के मास के साथ। अब जरा सोच के बताइए कि हमें हाइड्रोजन गैस के मास, एक मॉलिक्यूल का मास ऑलरेडी पता होता है, यस और नो? इज इट 2 ग्राम? हाँ या ना? हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या 2 ग्राम होता है? अरे बोलो यस और नो। पक्का क्लियर है, कंफर्म? तो बस ये 2 प्रेजेंट है, 2 ग्राम तो नहीं, 2 AMU होना चाहिए, लेट इट बी 2, क्योंकि यूनिट तो दोनों की सेम प्रेजेंट होंगी। दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ गैस, क्योंकि ये x क्या है यहाँ पे, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ गैस। तो हाउ डू वी कैलकुलेट मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस के मास को अगर आप उसकी वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगी, उस गैस का मास पता चल जाएगा, फिर उस गैस का मोलर मास पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। बहुत सिंपल। ये फॉर्मूला मेजॉरिटी केस में अप्लाई होता है डायरेक्टली, कि आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी और वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गैस का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। जैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ये हो जाए तो बता दो। डन? लिख लिया? अरे डन? जस्ट अ मिनट, वेपर डेंसिटी वाला, हाँ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 14 देखिए एक बार जरा फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 14 एक बार रीड आउट करिए। एग्जाम्पल 14 एक बार रीड आउट करवाइए, करिए जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? हो गया बेटा? पढ़ा क्वेश्चन कह रहा है, अ गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ द गैस। हाइड्रोजन गैस का उसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, 50 ग्राम। द सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम ऑफ द गैस एक्स एंड 500 ग्राम ऑफ द गैस वाई। कंसिडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सिलेंडर, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताना है कि गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो पहले क्या मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी चाहिए? क्या सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी चाहिए बेटा? यस और नो, हाँ या ना? क्वेश्चन बोल रहा है एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस है, बताना जरा। हाइड्रोजन गैस का कितना मास है उसके अंदर? देखो और बोलो सोच क्या रहे हो इतना।
50 ग्राम प्रेजेंट है, और सेम कंटेनर के अंदर आपने एक्स गैस ली, एक्स गैस का कितना ग्राम प्रेजेंट है 200 ग्राम, और सेम कंटेनर के अंदर जब हमने वाई गैस ली तो वाई गैस का कितना मास आया इसके अंदर, वाई गैस का इसके अंदर कितना मास आया 500 ग्राम। तो हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास, नॉट तीनों गैसेस का, एक्स और वाई गैस का मॉलिक्यूलर मास बताओ। पहले तो आपको क्या बताया कि वेपर डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस या फिर मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको एक काम करो, इसके आगे एक और फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ गैस, एनी वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2, एनी वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का आप जो भी वॉल्यूम ले रहे हो, दिमाग खोलकर बात को सुनो, आपने किसी भी गैस की जो भी वॉल्यूम ली है, अगर उतनी सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आप ले रहे हो तो उसका मास कितना होगा। अब जरा टेक्निकली सोच के बताओ, तीनों सिलेंडर सेम है तो क्या तीनों सिलेंडर की वॉल्यूम सेम होगी, हाँ या ना। तीनों सिलेंडर सेम है तो क्या तीनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम सेम होगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल, यस और नो। अरे इक्वल होगी बेटा, इतना क्या सोच रहे हो। तो मतलब सर जो वॉल्यूम एक्स वाले कंटेनर की है वही वॉल्यूम हाइड्रोजन वाले कंटेनर की है। तो हमने क्या सीखा है सर, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स गैस in this container to the ratio of mass of H2 gas in the same volume, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो सेम वॉल्यूम में इसका मास कितना है टू द रेशियो सेम वॉल्यूम में इसका मास कितना है। तो सर हाइड्रोजन का मास हमें कितना दे रखा है, एक्स गैस का मास हमें दे रखा है 200 और हमें इसका मास कितना दे रखा है 50, क्या ये वैल्यू 4 आ गई, यस सर। और हमें गैस का क्या पता चल गया, वेपर डेंसिटी पता चल गई। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, की मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, तो ट्वाइस और इसकी वेपर डेंसिटी कितनी आ गई 4, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ द गैस 8 ग्राम, यस और नो। आया समझ में, आया समझ में। पहले वेपर डेंसिटी निकालिए उसकी, सबसे पहला काम क्या होता है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना, कि वॉल्यूम अगर सेम है तो सेम वॉल्यूम के अंदर दोनों का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो दोनों के बस मास का रेशियो ले लो, एक्स गैस का मास ऊपर रखो, हाइड्रोजन का मास हमेशा नीचे आता है, उसका रेशियो निकाल लोगे वेपर डेंसिटी पता चल जाएगी, फिर वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको गैस का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली आपको वाई के लिए सॉल्व करना है, वाई के लिए सॉल्व करिए और बताइए, वाई के लिए सॉल्व करो और बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 500 ग्राम प्रेजेंट है, वेपर डेंसिटी ऑफ वाई, वेपर डेंसिटी ऑफ वाई कितना है 500 ग्राम, 500 डिवाइड बाय 50 कितना हो गया 10, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 into 10 is equals to 20 ग्राम, यस और नो, यस और नो। अरे बेटा यस और नो जाएगा, पक्का क्लियर है। तो बस इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें कोई डाउट है जल्दी बोलो, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे उनमें कोई भी डाउट है जल्दी बोलो, वरना मैं आगे और क्वेश्चंस करवाता हूँ। आपको बैक एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए थे बेटा, उनमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछो, वरना दे आर सफिशिएंट इनफ। वेपर डेंसिटी आपको बताई दिए कैसे करना है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके सारे हो जाएंगे। वेपर डेंसिटी के रिगार्डिंग जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है सारे ट्राई हो जाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हेडिंग डाल दीजिए 5C सेक्शन पे आ रहे हैं। किट्टू डाउट है बेटा कोई, किट्टू डू यू हैव एनी डाउट्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। अब जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी के, यू कैन कंप्लीट ऑल, जो भी मैंने छोड़ने को बोले थे अब आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हो, रेस्ट ऑल यू कैन कंप्लीट। अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंसेप्ट समझने के बाद। हेडिंग अब इसके बाद मतलब सी सेक्शन स्टार्ट होता है। सी सेक्शन इस चैप्टर का सबसे इजी सेक्शन है, क्योंकि इसका एक पार्ट तो हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो पहले आइए समझते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है जी, लिखो जरा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपाउंड, मास ऑफ वन एलिमेंट, it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of mass of one element in a compound, one element in a compound to the total mass of solution, to the total mass of solution in terms of 100, in terms of परसेंट बोलो या फिर in terms of 100 बोलो, बात बराबर है। in terms of परसेंट, in terms of परसेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन नोट डाउन करिए जरा। find the percentage of each element, find the percentage of each element present in sodium carbonate, find the percentage of each element present in sodium carbonate, find the percentage of each element, find the percentage of each element present in sodium carbonate।
सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज बताने की परसेंटेज कितना होगा। ठीक है जी। तो पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट का टोटल मास निकालना पड़ेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का नाम होता है। अब इसका पहले आप टोटल मास कैलकुलेट करिए। प्रोवाइडेड कि सोडियम का मास कितना होता है 23, कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इसको सॉल्व करिए। सोडियम कार्बोनेट का मास बताइए कितना आएगा। सोडियम कार्बोनेट का मास बताइए कितना आएगा। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। टोटल मास करिए कैलकुलेट जल्दी। हो गया। कितना आ रहा है? डबल तो करना है, क्या दिक्कत है। ट्वाइस ऑफ दिस 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, इस पूरे को ऐड कर दो 50 हो गया 96। यस और नो? क्या टोटल मास 96 ग्राम आ रहा है? आ गया। अरे जल्दी बोलो बेटा, इतना क्या सोच रहे हो। 96 ग्राम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम। परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ सोडियम, टोटल मास ऑफ सोडियम कंपाउंड में सोडियम का टोटल मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल मास ऑफ सोडियम कंपाउंड के अंदर कितना है? सोडियम के दो एटम्स प्रेजेंट है, एक का मास 23 है तो दो का मास कितना हो जाएगा? जस्ट डबल। टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमने कितना निकाला है? 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज व्हाट 46, तो इट विल कम आउट टू बी 46 by 96 multiplied by 100. You have to simply solve this out. ठीक है, ऐसे हमने सोडियम का निकाल लिया। सिमिलरली you have to solve this out for what? ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। एग्जैक्टली, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। करिए सॉल्व। ऑक्सीजन का भी बताइए परसेंटेज, कार्बन का भी बताइए। करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो 12.5 आ गया। निकालिए कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी। सर। हाँ जी बच्चे। सर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 106 आ रहा है। इसका 106 आ रहा है। लेट अस चेक। This is what 48 plus 1260, right? It's not 96, it should be 106, right. कोई बात नहीं, नीचे डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा बस। This will be 106, here it will also be 106। करिए और बताइए फटाफट। कार्बन का भी आ जाएगा, ऑक्सीजन का भी आ जाएगा। कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टफ तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, बुक में आ जाओ फटाफट से। एग्जाम्पल 1 को टिक कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 भी आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 मैं आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल 1 और 2 यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। एग्जाम्पल 3 मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए जरा एग्जाम्पल 3 ट्राई करते हैं क्या है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए एग्जाम्पल 3 देखें। कह रहा है गिवन सैंपल हैज 30% इथाइल अल्कोहल बाय मास, द रेस्ट बीइंग वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गिवन सैंपल। मतलब आपने कोई कंपाउंड लिया है, कोई मिक्सचर लिया है, उसके अंदर 30% इथाइल अल्कोहल है एंड द रेस्ट बीइंग वाटर। तो पहले तो लेट द टोटल मास ऑफ कंपाउंड भी 100 ग्राम। क्या लिखेंगे? लेट द टोटल, क्योंकि परसेंटेज जब भी आ जाए तो टोटल अमाउंट कितना होता है सैंपल का? 100। लेट द टोटल मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू हाउ मच? 100 ग्राम। अगर सैंपल का मास 100 ग्राम ले लिया तो इथाइल अल्कोहल का मास कितना होगा? इथाइल अल्कोहल का मास कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। यस और नो? क्योंकि परसेंटेज 30% है ना, और वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। ठीक है जी। अब हमसे पूछा है कि इस सैंपल के अंदर, मतलब पूरे सैंपल के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। तो पहले हमें दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा।
C2H5OH के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और हमें वाटर के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्योरली यूनिटरी मेथड लगेगा। आप पहले जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका भी आपको ऐसे याद होगा और बहुत सिंपल है, चेकआउट कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 46 ग्राम, कैलकुलेटेड आउट। ये 46 ग्राम आएगा, ये आएगा 18 ग्राम, इनका मॉलिक्यूलर मास है। यस और नो? चाहो तो चेक कर लो फटाफट से। कार्बन 12 2 24, 6 कितना हो गया 30, 30 और 16 कितना हो गया 46, और वाटर का तो याद होता है, वाटर का कितना होता है 18 ग्राम। अब जरा समझो और तमीज से बताना। इफ वी टेक 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, तमीज से सुनना, इफ वी टेक 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, उसके अंदर कार्बन कितना होता है? लॉजिकली सोच के बताओ। इफ वी टेक 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, उसके अंदर कार्बन कितना ग्राम प्रेजेंट होता है? हाउ मच कार्बन इज प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल? बताइए, सब कुछ आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ वी टेक 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 24 ग्राम, यस और नो? पक्का 24 ग्राम। लेकिन हमने इथाइल अल्कोहल लिया कितना ग्राम है? हमने इथाइल अल्कोहल लिया कितना ग्राम है? 30 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि 46 ग्राम कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ कार्बन, therefore 30 gram of C2H5 will contain how much? 24 divided by 46 24 into divided 30. by 46 into 30. यस और नो? यही आएगा। यहाँ से कार्बन का मास आ गया, हो जाएगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का मास निकालिए इसके अंदर, और ऐसे ही हाइड्रोजन का मास निकालिए जल्दी से। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट करिए और हाइड्रोजन का भी कैलकुलेट करिए। इसको भी सॉल्व करिएगा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व आउट करिए। ऐसे ही हैव टू सॉल्व इट फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। यू हैव जस्ट 1 मिनट, जल्दी सॉल्व करिए। इसको हाइड्रोजन के लिए भी सॉल्व करो और क्या नाम है ऑक्सीजन के लिए भी सॉल्व करो। Done. डन। कितना कितना परसेंटेज आ रहा है बताइए। कार्बन का बोलो पहले कितना आ रहा है, सॉल्व आउट कर Hydrogen. पहले कार्बन। So बोलो बेटा, 15.65. जोर से बोलो। So 15.65. 15.65 ये ग्राम आ गया। Yes, sir. हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? So 3.91. 91 ग्राम। और ऑक्सीजन का? So 10.43 gram. 10.43 ग्राम। तो हमने इथाइल अल्कोहल के अंदर कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। सेम पैटर्न वी हैव टू रिपीट फॉर व्हाट? हाइड्रोजन का नाम है वाटर। नाउ इफ वी टेक 18 ग्राम ऑफ H2O, अगर हम 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना आता है? सब कुछ दिखाई दे रहा है, कितना ग्राम आता है? 2 ग्राम। यस और नो? अगर हम 18 ग्राम वाटर ले तो उसके अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट होता है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। बट हाउ मच हैव वी टेकन? Oxygen. कितना लिया है? 70 ग्राम। तो 70 ग्राम के अंदर कितना होगा? 70 ग्राम विल कंटेन, So 70 2 ग्राम divided विल by 18 कंटेन। into 70. सॉल्व कर लेते हैं सर। 1/9 हो जाएगा, 1/9 इंटू 70 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड 1/9 इंटू 16 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। करिए सॉल्व, बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना कितना आएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना कितना आएगा? जल्दी सॉल्व करिए। करिए जल्दी सॉल्व करिए। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बताइए कितना ग्राम आ रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना कितना आ रहा है बेटा? 70/9 करना है, 16/9 करना है? सिंपल है, इतना क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बोलो, ऑक्सीजन बोलो, इतना क्या सोचो बेटा? So हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर। 7.78. ऑक्सीजन का So not for hydrogen. 7.78 78. और ऑक्सीजन So 62.22. हो ही नहीं No सकता, sir, no sir. हो ही नहीं No sir, सकता। sorry.
लेस देन 8, 7.9 समथिंग। यस और नो, 7.9 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। अरे आएगा, अबे नालायको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लो। 7 9 से कितना होता है, सॉरी नॉट 7 पॉइंट समथिंग, 9 8 इज अ 1 पॉइंट। बेटा 1 तो नहीं, 70 हैज टू बी डिवाइडेड, वी आर सॉल्विंग इट फॉर ऑक्सीजन। अच्छा राइट राइट राइट, नॉट 7.9, आई वाज सॉल्व लुकिंग एट दिस। ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.78। 1.78 ऐसा मान लेते हैं। अब हमें वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मास पता चल गया और हमें यहाँ से भी ऑक्सीजन का मास आ गया, तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड कितना हो जाएगा, 10.43, 10.43 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है, 1.78 ग्राम, ये ऑक्सीजन का टोटल मास आ गया। लाइकवाइज हाइड्रोजन का टोटल मास कितना आ जाएगा, 3.91, 3.91 यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया, 7.78 ग्राम। और कार्बन तो सिर्फ यहीं से आ रहा है, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 15.65 ग्राम। यहाँ से अभी हमने, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और कार्बन के रिस्पेक्टिव मास निकाले हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सैंपल। अब जरा बात बताओ, कार्बन का अगर परसेंटेज निकालना है तो कार्बन को टोटल किससे डिवाइड कर दें, टोटल किससे डिवाइड कर दें, कंपाउंड के मास से, सैंपल के मास से, यस और नो, सैंपल का पूरा मास। और जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यही इनके परसेंटेज भी बन जाएंगे, क्या यही इनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज भी बन जाएंगे, यस, क्योंकि हम सैंपल का मास भी हमने 100 ग्राम लिया और मल्टीप्लाइड भी 100 से करेंगे, बात खत्म। तो क्वेश्चन लग रहा है देखने में लेंदी, लेकिन इतना लेंदी है नहीं है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप करो, आपको जब भी सैंपल का मास गिवन हो, लेट द टोटल मास बी 100, फिर आपने क्या करना है, इसके मोलर मास के अंदर कितना है हर एलिमेंट का मास, वो निकाल लो, तो 30 ग्राम के अंदर कितना होगा, वो यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाएगा। सेम यूनिटरी मेथड यू हैव टू इंप्लीमेंट ओवर हियर आल्सो, फिर दोनों के एलिमेंट्स के मास को जोड़ दो, टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल एज दैट, हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अच्छा, ये मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच है, इससे बड़ा क्वेश्चन पहली बात तो बोर्ड में इस लेवल का भी नहीं आता, इससे नीचे लेवल के ही आते हैं। बट अगर आपने इस लेवल का क्वेश्चन कर लिया तो आपके परसेंटेज वाले समझ लो सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गए, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच, इससे पॉसिबल लंबी अप्रोच कोई आ ही नहीं सकती। अब एक कंसेप्ट और है, एम्पेरिकल फॉर्मुला निकालना, हटा दूं इसको, हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, एम्पेरिकल फॉर्मुला। और उसके बाद आज आप पूरा सी सेक्शन भी खत्म कर सकते हैं घर पे बैठ के, सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा, जो नहीं आएंगे दैट विल डिस्कस। लिखिए जरा एम्पेरिकल फॉर्मुला की डेफिनेशन, एम्पेरिकल फॉर्मुला। लिखिए एम्पेरिकल फॉर्मुला की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्मुला, इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्मुला which represents which represents the relative ratio of all the elements in a compound. It is the simplest formula, simplest formula which represents the relative ratios of all the elements in a compound, of all the elements in a compound, कि एक कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट्स की रिलेटिव रेशियो को बताता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मुला कैसे निकालते हैं। एग्जांपल हमने लिखा, ग्लूकोज का फॉर्मुला क्या होता है, C6H12O6, यस और नो, जल्दी बोलेंगे, आपको पता ही नहीं पता ग्लूकोज का फॉर्मुला, ग्लूकोज का फॉर्मुला C6H12O6, राइट है। अब आप जरा मुझे सारे नंबर्स को देख के बताओ, इन सारे नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, हाईएस्ट, वो भी सबसे बड़ा, कि उससे बड़ा नंबर सर कोई कॉमन ही नहीं है, 6, यस और नो, 6 ही है। तो आप करेंगे क्या, तीनों नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे, तीनों नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा करने पर जो फॉर्मुला मिलेगा क्या मिलेगा, CH2O, क्योंकि C की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 ना लिखो तो फर्क पड़ता नहीं है, तो फॉर्मुला क्या आ गया, CH2O। तो यही क्या कहलाता है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मुला, ये ग्लूकोज का क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मुला। जो हम ये एक्सपेंडेड लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, दिस इज नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला। और जो कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज नोन एज व्हाट, एम्पेरिकल फॉर्मुला। अब एम्पेरिकल फॉर्मुला हमें क्या बता रहा है, रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो, कि कार्बन हम जितना भी लेंगे, कार्बन जितना भी प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के अंदर, हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट बराबर होता है। भाई रिलेटिव रेशियो का मतलब क्या है, कि आपस में क्या रिलेटिव अमाउंट में प्रेजेंट है, कि कार्बन का अमाउंट जितना भी होता है, हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होता है और ऑक्सीजन उसके बराबर होता है। सेम इन्फॉर्मेशन यहां से भी मिल रही है, सो दिस नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मुला ऑफ द कंपाउंड। आया समझ में एम्पेरिकल फॉर्मुला का मतलब, क्लियर है, आ गया समझ में। तो 3 4 मैं कंपाउंड ले रहा हूं, उनका आप एम्पेरिकल फॉर्मुला लिखिए।
इन कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। जल्दी करो, इतना कुछ लेंथी क्वेश्चन तो है नहीं, तो बहुत टफ तो है नहीं है। आपको सारे सब्सटेंसेस का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। व्हाट विल बी देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ केसेस में हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम आए, डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। देखिए जल्दी, अभी तो सिंपल अप्रोच है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की, इसके बाद वाली अप्रोच थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी। हो गया डन? जल्दी बोलो बेटा, टाइम इतना नहीं मतलब खराब करना होता इतने इजी क्वेश्चंस में। डन हो गया? यस सर। इसके अंदर हाईएस्ट फॉर्मूला, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है? 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH3। इसके अंदर 12 है, 22 है, 11 है, कोई भी हाईएस्ट नंबर नजर नहीं आ रहा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला? C12H22O11 एज इट इज। ये कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है ना, कॉमन फैक्टर तो सबके लिए कुछ भी नहीं है। HCl के अंदर 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? CaCO3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये कितना हो जाएगा? HO। किसके सारे सही हैं? सारे सही हैं। हो गया? यस सर। अब बहुत अच्छी बात। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है क्वाइट इजी, कुछ नहीं करना। बेसिक मैथ्स है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, सारे नंबर्स को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो और फॉर्मूला को लिख दो, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चंस तो हो गए बहुत इजी, ऑल्दो ये भी सिलेबस का पार्ट है, बट ये हो गए बहुत इजी। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते होते हैं टेबुलर फॉर्म में, टेबल बनाकर। तो क्या करते हैं जरा सीख लीजिए, एक टेबल बनाना होता है आपको हर बार। वैसे तो इस बार आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, बट फिर भी अगर आप रफ में भी प्रैक्टिस करोगे तो टेबल बनाकर ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप में से कोई 11th में साइंस लेने की सोचेगा तो वहां पे सेम टॉपिक दोबारा आएगा। सबसे पहले वाले कॉलम में लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, लिखते हुए चलिए हैंड टू हैंड। नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो एलिमेंट का नाम लिखा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कॉलम में आता है परसेंटेज इन कंपाउंड। परसेंटेज इन कंपाउंड मतलब इन एलिमेंट्स का कंपाउंड में परसेंटेज कितना है, इन एलिमेंट्स का कंपाउंड में कितना परसेंटेज है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कार्बन का परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, दैट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? मोलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं? मोल्स। क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं? मोल्स। और मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया आपको मास के टर्म में? मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको क्या बताया? लेट से इसका मास यहाँ पे x गिवन है, इसका मास y गिवन है और इसका मास z गिवन है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट मोल्स? जल्दी बोलो। मोल्स निकालना सीखा है ना, और आपके साथ वीडियो भी शेयर करती है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मास के टर्म्स में कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। हाउ डू यू कैलकुलेट मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास? बोलो ना, क्या सोच रहे हो? क्या मास अपॉन मोलर मास करते हैं, हाँ या ना? क्या मास अपॉन मोलर मास करते हैं, यस और नो? तो इतना यस क्या सर। सोच रहे हो? जो भी गिवन मास हो, जो भी गिवन मास हो उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब इनको सॉल्व करके ना कुछ वैल्यू आएगी। लेट से मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, लेट से इसको सॉल्व करके 0.2 आया, रैंडम नंबर है, इसको सॉल्व करके 2 आया और इसको सॉल्व करके 3 आया। तो नेक्स्ट होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? इनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर हो, तमीज से सुन लेना, इनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर हो, हर नंबर को उस फिगर से डिवाइड कर दो। क्या मतलब वो इस बात का कि अगर ये 0.2 सबसे छोटा नंबर है तो 0.2 को 0.2 से डिवाइड करो, 2 को भी 0.2 से डिवाइड करो और 3 को भी 0.2 से डिवाइड करो, और इसके बाद आपको रिलेटिव रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिलेटिव रेशियो। मतलब इसको सॉल्व करते ही आपको सारे एलिमेंट्स का रिलेटिव रेशियो मिल जाएगा, उसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब क्या मतलब है इस बात का? बेटर है कि आप इसको एक एग्जांपल के फॉर्म से ही समझो। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक से। एग्जाम्पल 6 पे आइए जल्दी, एग्जाम्पल 6 पे, एग्जाम्पल 6 मिल गया। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑक्सीजन 26.24% मिल गया। अब जरा देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना गिवन है? 26.24। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना गिवन है? 4.92। अब जरा सोच के लगाओ, बेसिक मैथ्स लगाओ, क्या 26.24 और 4.92 को प्लस करके 100 बनेगा? क्योंकि परसेंटेज का सम तो 100 होना चाहिए। क्या ये 100 बनेगा? ऑब्वियसली नॉट। अरे ऑब्वियसली नॉट, ये तो 100 तो बहुत दूर है 100 से। तो करते क्या है कि अगर कभी भी मेंशन ना हो, दिमाग खोलकर इस बात को सुन लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अगर कभी भी मेंशन ना हो तो जितना भी परसेंटेज बच जाए हाइड्रोजन मतलब 100 में से जितना भी परसेंटेज बच जाए वो परसेंटेज किसका हो जाता है? बाय डिफॉल्ट कार्बन का। किसका हो जाएगा? कार्बन का। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन गिवन हो और अगर कम पड़ रहा है कोई भी परसेंटेज
तो बचा हुआ किसका मान लेंगे, हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट्स तो कम से कम होते ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जितना भी परसेंटेज आपको कम पड़ रहा हो तो उस एलिमेंट का परसेंटेज वो आप मान सकते हो जो एलिमेंट गिवन नहीं है। जैसे आपको किसका परसेंटेज गिवन था, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो रिमेनिंग परसेंटेज किसका हो जाएगा, बताओ जल्दी, रिमेनिंग परसेंटेज किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कार्बन का, यस और नो, कार्बन का। तो हम करेंगे क्या, हम ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी बचा हुआ परसेंटेज होगा वो किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। अब आप टेबल पे आ जाओ, टेबल में भी आपको गिवन है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन है टेबल के अंदर, वही आएगा 68 पॉइंट समथिंग, यस और नो, अरे हो जाएगा 68 पॉइंट समथिंग, श्योर हो। उसके बाद हाइड्रोजन का तो गिवन था 4.92 और ऑक्सीजन का कितना गिवन था 6.24। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या उनके एटॉमिक मास, कार्बन का हमें पता होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सबके मोल्स निकाल लिए, एटॉमिक रेशियो निकाल लिए, तो एटॉमिक रेशियो कितना आया 5.74 फॉर कार्बन, हाइड्रोजन का 4.92 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 1.64। यहां तक आया समझ में, यस और नो, यस और नो, क्लियर है, पक्का, खुशी, अर्पित, क्लियर है। अब उसके बाद जरा बताइए, ये जो 5.74, 4.92, 1.64 आ रहा है, इनमें से सबसे छोटा फिगर कौन सा है, इस वाले स्टेप की हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे छोटा फिगर कौन सा है, 1.64। तो व्हाट वी विल सिंपली डू इज, हम सारे नंबर्स को किससे डिवाइड कर देंगे 1.64 से, जैसे 5.74 को 1.64 से डिवाइड कर दिया, फिर 4.92 को 1.64 से डिवाइड कर दिया और 1.64 को भी 1.64 से डिवाइड कर दिया। तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया कि कितना आ रहा है, कार्बन कितना आ रहा है 3.5, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 3 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है हमारा 1। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ रहा हो तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेशनलाइज हो जाएगा, अगर हम सारे फिगर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। कार्बन का कितना आ रहा है बताइएगा जरा, कार्बन का कितना आ रहा था 3.5, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 3 और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1। तो अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 7, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2। बस इसको फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C7H6O2। सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसको ये बात आ गई समझ में, किसको ये बात हो गई क्लियर कि हाँ सर ये आ गया समझ में। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बस एक टेबल बनाना है, व्हाट वी हैव टू सिंपली डू इज कि जो भी हमें मास दे रखा हो उस मास को उनके मोलर मास से या फिर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ये रेशियो आ जाएंगे, जो भी सबसे छोटा नंबर हो उससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और रिलेटिव रेशियो को लिख लो फॉर्मूले के फॉर्म में, रिलेटिव रेशियो को लिख लो, सिंपल एज दैट, इतना सा काम करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे आपको बोलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, तो उसके लिए आप रुको, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ, आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। इसमें एग्जाम्पल 6 तक आपके सारे हो जाएंगे, एग्जाम्पल 6 तक आपके सारे हो जाएंगे, एग्जाम्पल 6 तक सारे ट्राई करिएगा। उसके बाद बैक एक्सरसाइज में आ जाओ, बैक एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी, क्वेश्चन टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, बस इतने क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, इतने क्वेश्चंस आपके आज ही कवर अप हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले अभी आप टच मत करिएगा, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे किट्टू ने पहले से पढ़ा हुआ है और आयुषी ने भी पढ़ा हुआ है, उत्कर्ष ने पढ़ा हुआ है, तो आप आगे वाला सेक्शन ट्राई कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, वो भी आपको सिखा दिया गया है पहले कि कैसे करते हैं, वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन, है ना, उसको आप ट्राई करना, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद बस एक सेक्शन और बचा है, इसके बाद कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस और मेटलर्जी चैप्टर्स आर लेफ्ट ना फॉर टू बी रिवाइज्ड, बस वो दो और हैं, देन वी आर डन विद केमिस्ट्री सिलेबस। नेक्स्ट metallurgy is also not coming है ना, तो electrolysis is quite easy, I guess by maximum to maximum 12th of coming month we'll complete our chemistry syllabus। रिवीजन में हमारा डन हो गया, केमिस्ट्री इज डन, क्योंकि हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, हमारा रिवीजन भी हो गया, ऑल्दो खुशी के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट वैसे अदरवाइज हमारा रिवीजन भी डन है। इसके बाद हम बायो उठा लेंगे, आफ्टर गैप ऑफ 1 डे हम डायरेक्टली बायो उठा लेंगे, मैक्स टू मैक्स 25 सितंबर एंड यू विल बी डन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, बायो का सिलेबस भी बहुत कम आ रहा है फर्स्ट टर्म के अंदर। उसके बाद आपको टेस्ट देने कैसे आना है कोचिंग पे, ऑफलाइन टेस्ट देने, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो टेस्ट आप ऑफलाइन दोगे और वो भी सारे एमसीक्यू अप्रोच वाले होंगे जैसे कि हमारे बोर्ड्स में आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो जिस बात, हाँ जी बच्चे बोलो।
Sir, please discuss the sample paper that has been sent by both. After first we are done with the complete chemistry syllabus, thereafter we will discuss the sample paper, because sample paper contains questions from all the chapters now. So first we are done with the chemistry syllabus, then we'll discuss the sample papers, right?